हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी से हिंदी। मैं सुनील अभ्यर्थी दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूँ। एक यूपीएससी इंटरव्यूअर अभ्यर्थी, सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, रन अकेडमी का एजुकेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी जर्नी। चैप्टर नंबर 3, विदेशी क्षेत्र से, जहां से प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हम लोग करने जा रहे हैं। प्रीलिम्स जो 2022 2023 कभी भी आप देंगे आपको मदद करेगा। इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी मैं इसका मेंस में भी IQIP करना सिखाऊंगा, इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। और उसके साथ एक सूचना भी है कि इसी विषय पर यानी इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, बजट 2022-23 का एनालिसिस कराया जाएगा 22 फरवरी को शाम को 8 बजे, यानी जिसमें आदरणीय रमेश सिंह सर, जो भारतीय अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक हैं, वो और मैं, मेरे द्वारा, यानी हम लोग बातचीत करेंगे 8 बजे। बने रहिएगा। यह सेशन लॉन्च है, आप लोग जाकर के फटाफट रजिस्ट्रेशन करें अनअकैडमी के ऐप पे। स्पेशल क्लास है जो सबके लिए फ्री है। इस चैप्टर के 9 पिलर्स हैं। सबसे पहले बातचीत होगी कि ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, यानी वैश्विक आर्थिक पर्यावरण, यानी विश्व में आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, आयात निर्यात को लेकर के, व्यापार को लेकर के। दूसरा, यह विषय चर्चा किया जाएगा कि इंडिया में जो वस्तुओं का व्यापार है उसकी स्थिति क्या है। तीसरा विषय विचार किया जाएगा कि भारत में जो सेवाओं का व्यापार उसकी स्थिति क्या है। फिर हम बात करेंगे करेंट अकाउंट बैलेंस की स्थिति क्या है। ये सब आपके प्रीलिम्स में बहुत मैटर करेंगे। फिर हम कैपिटल अकाउंट बैलेंस पढ़ेंगे, यानी हम इकोनॉमिक सर्वे में जो करंट डेटा है वो तो पढ़ेंगे, उसके साथ साथ इसका बेसिक भी पढ़ेंगे। इसलिए मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का संतुलन और विदेशी मुद्रा भंडार, इनके बीच का संबंध देखेंगे। और आगे चल के हम भारत में जो मुद्रा की विनिमय दर है उसकी स्थिति क्या है उसके बारे में विचार करेंगे। फिर इसके बाद देश के ऊपर जो एक्सटर्नल डेब्ट यानी विदेशी कर्ज होता है उसके ऊपर विचार करेंगे। अंत में हम प्राइवेट ट्रांसफर, यानी जो हमें रेमिटेंस मिलता है, उसके सारे ए से लेकर के जेड तक आयाम सीखेंगे। तो याद रखिएगा, ये सारे चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए हैं, बट इनके साथ बेसिक नहीं दिया गया है। वो बेसिक मैं कराऊंगा तो कंप्लीट प्रीलिम्स का पैकेज आपका यहाँ पर तैयार हो जाएगा। उसके पहले इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो भी एस्पिरेंट इस प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो मेरे साथ और इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ये मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, देख सकते हैं आप। इसके साथ साथ अगर आप 23 फरवरी तक यानी अनअकैडमी का जीएस और सीसेट का मॉक टेस्ट लेते हैं, 50% ऑफ है। और देखिए कितना बढ़िया प्रोग्राम है। लर्नर परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी आपकी परफॉर्मेंस कैसी, उसका इंडेक्स निकाला जाएगा। इसके बाद उन प्रश्न का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा और आप एसके लाइव कोड यूज करिए और उसे ज्वाइन करिए। इसके अलावा जो भी एस्पिरेंट कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। ये एकदम से फ्री है। देखिए, अल्ट्रा कॉम्बैट होता है, यानी टेस्ट का टेस्ट, स्कॉलरशिप की स्कॉलरशिप। 27 फरवरी सुबह 11 बजे एसके लाइव कोड के साथ आप यहाँ पर कनेक्ट हो जाइए। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी का स्पेशल फीचर, जिसमें अनअकैडमी की तरफ से एस्पिरेंट्स जो भी इसमें एडमिशन लेते हैं उनको पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है। और जो एस्पिरेंट, यानी 2 ऑफर होते हैं। कॉम्बो ऑफर होता है जिसमें ऑप्शनल और जीएस आप दोनों लेते हैं। इसके अलावा आपके लिए अलग अलग, यानी जीएस के ऑफर है जिसमें आप जीएस भी अलग से ले सकते हैं, यानी आप अगर ऑप्शनल नहीं लेना चाहते तो केवल जीएस भी ले सकते हो। अगर आप केवल जीएस नहीं लेना चाहते हैं तो ऑप्शनल का भी कोर्स यहाँ पर ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब संपूर्ण यूपीएससी की तैयारी आप यहाँ पर कर सकते हैं विद एसके लाइव कोड। जिन बच्चों का हिंदी लिटरेचर वो मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपने ड्रीम को चेस करने के लिए 0% इंटरेस्ट रेट पर लोन भी ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी हुई, सारे लिंक दिए हुए, फटाफट जाएं उसको ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण, यानी सबसे पहले जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे किसके बारे में बात करता है। ऑल द मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन। यह आर्थिक सर्वेक्षण, यानी आर्थिक सर्वेक्षण में सभी प्रमुख सरकारी पहलों के बारे में जानकारी होती है, याद रखेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपके प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं 21-22 और यहां से हम आगे बढ़ते हैं डेप्थ एनालिसिस। फटाफट आर्थिक समीक्षा 2021-22 का जो थीम है, जो मेन अप्रोच है, द एजाइल अप्रोच, यानी कि चुस्त दुरुस्त या त्वरित दृष्टिकोण। आइए आगे बढ़ते हैं। वैदेशिक क्षेत्र में हमें क्या क्या
इनपुट मिले हैं इकोनॉमिक सर्वे से। ये सारे चैप्टर हैं जो मैंने बताए, जिनको 9 पिलर्स के नाम से आप जानते हैं। तो एक एक पिलर्स ध्यान रखिएगा, एक एक पिलर्स पर हम बात करेंगे और आप कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, बिकॉज 9 के 9 पिलर्स पर मैं, यानी यहां पर क्या दिया गया है, इकोनॉमिक सर्वे। आप कॉपी पेन निकालिए। हम इस इकोनॉमिक सर्वे को बेसिक से पढ़ेंगे, तो जो कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा उस कॉन्सेप्ट को आप लिखते हुए चलिएगा, जिससे आपका इसी समय क्लासिकल प्रीलिम्स तैयार हो जाए और मेंस के लिए क्लासिकल कॉन्सेप्ट भी तैयार हो जाए। और ये GS3 मेंस का जो सिलेबस है, ये सारे विषय यानी जो हम विदेशी क्षेत्र पढ़ने जा रहे हैं, वो इंडिया की इकोनॉमी का एक बहुत, क्या हम बोल सकते हैं, आधारभूत आवश्यकता, संरचना, कुछ भी आप बोलिए, वो है। बट इसको हमें सिखाया नहीं जाता कि हम GS3 में, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जुटाने, विकास, प्रगति, इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, हम इन जगहों पर यूज कैसे करें, हम यहां पर यूज कैसे करें। हम अगर इन्वेस्टमेंट मॉडल पर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो क्या इन्वेस्टमेंट मॉडल में इकोनॉमिक सर्वे का ये चैप्टर आएगा? यस आएगा, मैं सिखाऊंगा अभी तुरंत। औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव, क्या यहां से हम कुछ लें? हाँ, हम बिल्कुल लेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा प्रीलिम्स और मेंस सभी में हम साथ चलेंगे। तो सबसे पहले फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में हमें, मेरे प्यारे बच्चों, देखते हुए चलना। ठीक है, आप देखिए, यानी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आज कहां पहुंच गया है? 633.6 बिलियन डॉलर यहां पर खड़ा है। 2018-19 में क्या था, 2019-20 में क्या था, 2020-21 में क्या था, और 2021-22 में आप देखिए लगातार आपने ग्रोथ करी। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी एक बहुत बड़ा भंडार आपके पास है। अगर आप कंपेयर करें इसको 1991 में, यानी जब हमें विदेशी मुद्रा का संकट हो गया था, यानी हमें अपने आयात का, हमारे पास, ध्यान रखिएगा, हमारे पास आयात के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं थी और भारतीय अर्थव्यवस्था पतन की स्थिति में पहुंच गई थी, डिक्लाइन की स्थिति में पहुंच गई थी, आप देख लीजिए। और उस समय हमें 40 करोड़ डॉलर के लिए, किसके लिए जरा याद रखिए, जो आज 636.6 करोड़ डॉलर है, 1991 में हमें 40 करोड़ डॉलर जुटाने के लिए 47 टन सोना, गोल्ड इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा था। बट आज ये इतनी बड़ी मात्रा में है, तो आज यानी एक वर्ष से ज्यादा का आयात हम कर सकते हैं, इतना बड़ा हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है। तो आप देखिए हम कहां पहुंच गए, 1991 में हम कहां थे और आज हम कहां पहुंचे हैं। तो ये तो प्रीलिम्स का एक फैक्ट हो गया, यानी प्रीलिम्स का तो एक फैक्ट हो गया कि आज हम कहां खड़े हुए हैं, यानी लगातार हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। लेकिन हम मेंस में भी लेके आएंगे, मेंस में लेके आएंगे। हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों होना चाहिए? हमें भारतीय होने पर, ये ऐसे आया था यूपीएससी में, हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों होना चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे कि क्या हमें इस बात पर गर्व नहीं होना चाहिए कि यानी 1991 में हम आर्थिक संकट में थे, हमें अपने आयात का भुगतान करने के लिए केवल 40 करोड़ डॉलर की आवश्यकता थी एक समय, और हमें उसके लिए 47 टन सोना इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा। और आज हम कहां खड़े? एक साल से ज्यादा का आयात करने के लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार सुलभ उपलब्ध है। तो क्या हमें भारतीय होने पर गर्व नहीं होना चाहिए? ऐसे प्रश्नों को हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। ये हो गया। अब पीटी का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और उसमें दे देगा पहला कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार वृद्धिशील है। तो आप कहेंगे यस भाई, बिल्कुल वृद्धिशील। अब अगर वृद्धिशील है तो ऑब्वियस है प्रीलिम्स का यहां पर हमें कुछ फैक्ट ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या आ सकता है कि अब विदेशी मुद्रा भंडार इतना है, तो प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन बन सकता है आपको एज्यूम करना है। क्योंकि जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप सबको पता है कि अपना तो पूरा टारगेट ही है कि आप एग्जामिनेशन में जाएं, लेकिन जाने से पहले आप इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद करें, खुद के बनाए हुए, खुद के सोचे हुए प्रश्न की एग्जामिनेशन हाल आपको हलवा लगे।
प्रीलिम्स निकालने का यही एकमात्र रास्ता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया बच्चे? तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स, ध्यान रखेंगे आप यहां पर। पहला है कि जैसे आपसे पूछे इतनी बड़ी मात्रा है तो आपसे क्या पूछे, यानी विदेशी मुद्रा भंडार के बड़ा होने का निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से लाभ है। तो यह प्रश्न अगर आपसे पूछता है तो एक कॉन्सेप्ट अपने आप ध्यान में रखिएगा कि जिस भी देश के पास बड़ा विदेशी मुद्रा, पहला लाभ देखिएगा, जिस भी देश के पास बड़ा विदेशी मुद्रा होता है तो वह देश विदेशी व्यापार को आकर्षित करता है। यह इंपॉर्टेंट है। और क्यों करता है? क्योंकि जो भी व्यापार करते हैं उनके अंदर एक विश्वास होता है कि यह देश विदेशी मुद्रा भंडार अगर इसके पास है तो लेन देन में यह स्थिर है, यानी यह एक मजबूत देश है। एक इसके साथ साथ इसका जो एक और बड़ा फायदा है वो क्या होता है कि जब आपके पास बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार होता है तो निवेशक, यानी जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, वो आपके देश में इन्वेस्टमेंट करने को प्रोत्साहित होते हैं। इसका मतलब विदेशी मुद्रा भंडार निवेश को बढ़ाता है, यानी एफडीआई को भी बढ़ाता है। अभी हम लास्ट आखिरी में पढ़ेंगे कि एफडीआई क्या है। एफपीआई को भी बढ़ाता है, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी आते हैं और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स भी आते हैं, जिसका फायदा इकोनॉमी को होता है। अब मैं आपसे पूछूंगा, क्या मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे मुझे इन्वेस्टमेंट मॉडल, निवेश मॉडल, यानी जब भी आप निवेश पर लिखेंगे तो अगर पूछेगा निवेश के लिए आधारभूत आवश्यकताएं क्या है तो हम लिखेंगे नहीं कि एक मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए। चलिए बताइए, एक मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए। आप विचार करिए, बाकी आप सोचिए कि हम कैसे किसी चीज को कितने प्रकार से सोच सकते हैं। इस इकोनॉमिक सर्वे की क्लास का जो पूरा थीम होगा हमारा वाला, इकोनॉमिक सर्वे का तो ठीक है एजाइल है, बट हमारा यही है, याद रखें। इसके साथ अगर ये बहुत मजबूत है तो तीसरा इसका बड़ा लाभ होता है डिफेंस में। यानी अगर आपको मान लीजिए कोई विपदा की स्थिति आ जाए, चाइना के साथ युद्ध हो जाए, तो ऐसे में आपको सैन्य सामान खरीदने के लिए किसी प्रकार से सोचने की आवश्यकता नहीं, पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध है। हमें हथियार खरीदने पड़े, तात्कालिक रूप से मदद चाहिए होगी हथियारों की। अब देखिए, इसका मतलब है इसको आईआर में लगाएंगे, आईआर में लगाएंगे। किसी भी राष्ट्र के पास अगर विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है तो उसकी विदेश नीति को भी प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि विदेश नीति को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं, जिसमें एक आर्थिक कारक भी होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो आपके पास ये सारी चीजें हैं, आप देख सकते हो। इसके अलावा मुद्रा बाजार में स्थिरता बनी रहती है और कहीं ना कहीं जब सरकार के पास इतना बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार होता है तो सरकार अपनी नीति को बनाने में सहज महसूस करती है। ये इतने फायदे हैं, आप लोगों को इस पर काम करना है मेरे प्यारे बच्चों। मजा आया कि नहीं मजा आया? फटाफट यहां से अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है कि विदेशी मुद्रा भंडार पीटी के लिए, यानी इसके घटक क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं। सी फॉर कंपोनेंट। विदेशी मुद्रा के घटक मेरे प्यारे बच्चों ये आपसे पूछ सकता है। तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां होती हैं घटक में। पहला, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां ये होती हैं, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां होती हैं। स्वर्ण भंडार होते हैं। क्या होते हैं? स्वर्ण भंडार होते हैं। फिर इसके बाद विशेष आहरण अधिकार होता है, स्पेशल ड्राइविंग राइट भी बोलते हैं इसे, विशेष आहरण अधिकार, इसे हम मेरे प्यारे बच्चों एसडीआर बोलते हैं। और फिर इसके बाद हम क्या बोलते हैं? आईएमएफ, यानी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, आईएमएफ के साथ आपका एक रिजर्व ट्रेंच होता है। अभी मैं बताता हूं ये सब क्या है। इनके साथ एक रिजर्व ट्रेंच होता है। तो पहले तो मेरे बच्चे इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, इसके लाभ क्या होते हैं, ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अब इसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति का मतलब क्या होता है? यानी ये इस प्रकार की संपत्तियां होती हैं और जो ऐसी संपत्तियां होती हैं जिनका मूल्यांकन देश की स्वयं की मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा के बेसिस पर किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसमें अन्य मुद्राएं कौन होती हैं? यूरो होता है, पाउंड होता है, येन होता है, इस प्रकार की, ठीक है ना। डॉलर भी होता है।
तो विदेशी मुद्रा जो परिसंपत्ति होती है, इसका मतलब होता है इनका मूल्यांकन देश की स्वयं की मुद्रा के अलावा यानी रुपया के अलावा किसी अन्य मुद्रा के आधार पर भी किया जा सकता है और किया जाता है। तो अन्य किस आधार पर? यूरो, पाउंड, येन और डॉलर के आधार पर, याद रखेगा। अब आपसे एक प्रश्न और पूछेगा, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में कुछ चीजें रट लीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा घुसना नहीं है। जो जो पॉइंट मैंने बोला 2-3 बार सुनिएगा, याद हो जाएगा। अब आता है कि ये जो यूरो है, पाउंड है, येन है, डॉलर है, ठीक है ना, इनमें अगर देखें तो भारत का जो ये जो पूरा बड़ा कोष है, इतना बड़ा $633.6, तो ऑब्वियस है सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन होगा, आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि डॉलर में होगा। ठीक है ना, क्या होगा? डॉलर होगा, याद रखिएगा। तो ये हो गया पहली चीज। दूसरा होता है स्वर्ण भंडार, आपको पता है, इसके बारे में बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अब अगला आता है एसडीआर, स्वर्ण भंडार नाम से स्पष्ट है। अब आता है एसडीआर, यानी तो ये क्या होता है? ये 1969 में आईएमएफ ने स्टार्ट किया। एक प्रकार से इसे हम कागज की मुद्रा मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? कागज की मुद्रा है, याद रखिएगा। इसे सदस्य देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से आरक्षित आधार आईएमएफ के द्वारा बनाया गया। यानी फिर से समझिएगा, ये कोई मुद्रा नहीं, ठीक है ना, यह एक संभावित, यानी मैंने बताया ना कागज की मुद्रा, एक प्रकार से आप मानिए विश्वास योग्य वस्तु है, ठीक है। यानी आईएमएफ के जो सदस्य हैं स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं का एक, ये क्या कह सकते हैं, एक दावा है, ठीक है ना। और इसकी गणना कैसे की जाती है? तो इसकी गणना की जाती है, एक बास्केट ऑफ करेंसी होता है। क्या होता है? बास्केट ऑफ करेंसी होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? बास्केट ऑफ करेंसी, जिसमें अमेरिकी डॉलर होता है, यूरोप का यूरो होता है, चीन की मुद्रा रेन मिनबी होती है, जापानी येन होता है और ब्रिटेन का पाउंड होता है। तो ये भी याद रखिएगा आईएमएफ के बास्केट ऑफ करेंसी में कौन शामिल है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, क्लियर है। यानी एक प्रकार से ये आईएमएफ के द्वारा प्रदत्त एक सुविधा है, आप याद रखिएगा। अगला है आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रेंच, ठीक है। यानी रिजर्व ट्रेंच का मतलब होता है, जैसे हिंदुस्तान है, अगर वह आईएमएफ में कुछ पैसा जमा करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यानी रिजर्व ट्रेंच। मुसीबत की स्थिति में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं आकस्मिक फंड वगैरह हम लोग बनाते हैं ना, जैसे हमारे संविधान में उल्लेख है, तो सेम वही है, यह एक आकस्मिक कोष है, ठीक है ना, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो भी सदस्य देश हैं वो बिना किसी शर्त पर क्या कर सकते हैं, सहमत हुए इसे प्राप्त कर सकते हैं। यानी विपरीत स्थिति में आईएमएफ के पास, जो आपको पता होगा आईएमएफ में सभी राष्ट्र का अपना अपना कोटा होता है, तो लेकिन अगर मुसीबत आ गई तो अपना वो कोटा वो वहां से प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये इसके कंपोनेंट हो गए विदेशी मुद्रा भंडार, यानी जो भी इसमें आ सकता था, पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया। तो आप विदेशी मुद्रा भंडार पर, यानी पहला टॉपिक अपना क्लियर हो गया। अब हम आते हैं, यानी पहला ए, यानी कि जो 9 पिलर थे, एक बार आप फिर से देख लीजिए, जिससे एक एक कॉन्सेप्ट आपका निकलता चले, यानी ये 9 पिलर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हम पहला पिलर यानी ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या है? ठीक है, तो चलिए चलते हैं। और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में लगभग बहुत सी चीजें कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 महामारी ने 2021 के दौरान वैश्विक आर्थिक वातावरण को प्रभावित करना जारी रखा है। यानी जब का हमारा सर्वे है तो कोविड का इंपैक्ट है। तो पहली चीज तो ये है कि कोविड का इंपैक्ट आपके सामने है, आप यहां पर देख सकते हैं। फिर इसके बाद कहा गया कि अगर हम 2021 के वर्ष का पहला 6 मंथ देखें, फर्स्ट हाफ अगर हम देखें, तो आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि भी हुई है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि जो व्यापार है वो पूर्व महामारी के स्तर तक बढ़ गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यानी इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि जो व्यापार है वो प्री पैंडेमिक लेवल पर आ गया है, और उसके लिए उन्होंने प्रमाण भी दिया कि आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ दोनों इस बात की पुष्टि करते हैं।
अब यहां पर आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोविड का इम्पैक्ट लेकर के कि कोविड का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ 2021 में यानी गतिविधियां धीमी रहीं लेकिन प्री पैंडेमिक स्तर तक पहुंच चुकी हैं। आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ इसके बारे में कह रहा है, इसका मतलब इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बेहतर बन गया है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये डायग्राम्स दिए गए हैं आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ के द्वारा कि यानी व्यापार की स्थिति 17 में हम कहाँ थे, 18 में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ, 20 में देख सकते हैं कोविड का इम्पैक्ट, फिर 21 में देख सकते हैं आप एकदम से बढ़ा, 22 में भी अभी चल रहा है यानी प्रोजेक्शन। तो आपको इस आंकड़े में जाने की जरूरत नहीं, बस केवल आप डायग्राम देखिए, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी जो यहाँ पर कहा गया। तो वैश्विक आर्थिक पर्यावरण वर्तमान में बेहतर है। अब आप कहेंगे कि ये तो पीटी में आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, इस टाइप का कुछ भी नहीं पूछेगा। हम क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों, ये एक कॉन्सेप्ट होता है ना, हर चीज में हमें लाभ नहीं ढूंढना चाहिए। कुछ के लाभ तात्कालिक होते हैं, जैसे जब आप वन लाइनर फैक्ट पढ़ते हैं तो उसका लाभ तात्कालिक होता है, आपको लगता है बस मजा आ गया। कुछ के लाभ दीर्घकालिक होते हैं। तो दीर्घकालिक का मतलब ये ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इस प्रकार की चीजें, जब आप वैश्विक आर्थिक पर्यावरण ऐसे शब्द पढ़ते हैं तो आपका शब्दकोश मजबूत होता है, ठीक है ना। एक दूसरा, इस प्रकार के विषय निबंध वगैरह में बड़े महत्वपूर्ण रूप से हमारे सामने आते हैं, या अगर हम इकोनॉमी में कोई ऐसा प्रश्न डील कर रहे हैं कि भारत की जीडीपी की क्या संभावनाएं हैं, तो वहां पर आप बताएंगे ना कि भाई ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अच्छा हो चुका, या कोविड-19 का इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट, तो आप यहां से आप देख सकते हैं कि भाई इम्पैक्ट था लेकिन अब धीरे धीरे इम्पैक्ट कम हुआ है। आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ इसकी पुष्टि करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिए, ठीक है ना। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक प्रकाशन होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो प्लीज इसको पीटी के लिए याद रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है, तो आईएमएफ निकालता है। अब इन्होंने जो कहा है कि 2021 में जो वैश्विक स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होगा उसमें 9.7% की वृद्धि होगी। अब आप देखेंगे, ठीक है ना। और 2022 में 6.7% तक ये उदार होगी, लेकिन 21 में जबरदस्त ग्रोथ होगी, ये आप ध्यान रखें, 9.7%। तो आप, इसका मतलब है कि बेहतर स्थिति है, याद रखिएगा। डब्ल्यूटीओ क्या कहता है कि 2021 में जो वस्तुओं और सेवाओं का ग्लोबल ट्रेड है उसमें 10.8% की वृद्धि होगी, बट 2022 में 4.7 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अब आप कहेंगे यार ये क्या मतलब है, 2021 में बढ़ गया है, 2022 में कम हो रहा है, इसका क्या रीजन है। तो बच्चे रीजन ये होता है कि जैसे आप खुद अपनी लाइफ में देखिए कि एक दिन अगर आपकी पढ़ाई खराब हो जाए या एक महीने खराब हो जाए, बट आप अच्छे सीरियस कैंडिडेट हैं, तो जब आप अगले महीने में आएंगे तो आप ज्यादा मेहनत करेंगे, यानी क्या करेंगे, ज्यादा मेहनत करते हैं, एक फेनोमिना होती है। तो सेम वही यहां पर एक छोटा सा जो है कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। तो 2021 में ये उच्च वृद्धि इसलिए हुई है क्योंकि 2020 में लॉकडाउन की वजह से, पैंडेमिक की वजह से क्या था कि आर्थिक गतिविधियां रुकी हुई थी। तो ऐसे में स्वाभाविक है 2021 में जो घटनाएं हो रही हैं, मतलब हुई हैं, वो 2020 और 21 दोनों से जुड़ी हुई हैं। तो यानी ज़्यादा आर्थिक गतिविधियां हुई। मान लीजिए आप अपनी फैक्ट्री में 5 टन कुछ भी बनाते थे, तो अब 2020 में तो आपने कम बनाया, एक ही बनाया, लेकिन आपको जब इकोनॉमी ओपन होगी तो 20 वाली भी कुछ डिमांड होगी और 21 की तो होगी, तो दोनों मिल जाती हैं इस वजह से। तो यहाँ लिखा भी हुआ कि 2021 में वस्तुओं और सेवाओं का जो वैश्विक व्यापार है इसलिए बढ़ा है क्योंकि पिछले वर्ष जो है काफी इसमें गिरावट थी, याद रखेगा। तो ये हो गया ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड। और पूछ भी सकता है कोविड-19 का वैश्विक व्यापार वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप क्या लिखेंगे, अरे मतलब क्या टिक लगाएंगे अगर ये सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं है तो। इसके अलावा अब यहां पर कहा गया ग्लोबल इन्फ्लेशन भी 2021 में बढ़ा, और यूएसए का उदाहरण दिया, वहां पर ये 6.8% है जो कि 1982 के बाद हाईएस्ट है। तो ये भी याद रखिएगा, ग्लोबल इन्फ्लेशन यानी कोविड में वैश्विक मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है। अब हम लोग विस्तार से इस पर आगे के चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 5 या 6 है जिसमें कीमतें वगैरह पर हम लोग बातचीत करेंगे, वहां पर डिटेल, लेकिन
यानी इन्फ्लेशन। और क्यों बढ़ा? सिंपल सा रीजन आप सबको पता है, सभी सरकारों ने स्टिमुलस पैकेजेस जारी किए, तो ये उसका एक जो है कारण रहा है। बाकी और यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो हम लोगों को पढ़ने की आवश्यकता हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये सभी राष्ट्रों का दिया गया है, तो यहाँ से कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है ना। आपको इस पर परेशान होने की आवश्यकता, मतलब इस पर सोचने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 फिर से ये आदरणीय रमेश सिंह सर और मैं यानी 8 बजे मिलेंगे मंगलवार को इन्हीं विषयों पर चर्चा करते हुए, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूं। ब्रीफ एनालिसिस फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू बोथ, और ये आधे घंटे 1 घंटे क्लास नहीं है, एक ये लंबी क्लास है। इकोनॉमिक सर्वे 21-22 बजट, इस पर आप लोग मिलिएगा मंगलवार को। अब हम लोग आते हैं दूसरा। अब यहां से आपका टॉपिक बनता है यानी पीटी स्पेशल, यानी अब हम यहां पर, तो यहां पर कहा गया कि भाई चलिए देखा जाए कि भारत के व्यापारिक वस्तुओं के व्यापार में क्या स्थिति है, यानी हम जो भी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में यहां पर तो देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें 3 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे व्यापारिक निर्यात, फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे कि सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो पीटी का क्वेश्चन हो गया। और फिर हम पढ़ेंगे हम क्या क्या आयात कर रहे हैं, और अच्छा है हम निर्यात क्या करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे कौन कौन है, ये पीटी का क्वेश्चन है। आयात क्या करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये भी पीटी का एक क्वेश्चन है। और हम इनिशिएट कौन से ले रहे हैं, ये भी पीटी का एक क्वेश्चन है। अब आप आ गए हैं एकदम से प्रीलिम्स के दायरे में। तो भारत के व्यापार में यानी क्या स्थिति है, यानी हम जो भी वस्तुओं का व्यापार कर रहे हैं उसकी स्थिति क्या है। तो भारत का व्यापारिक निर्यात महामारी में कम हुआ था, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में उसमें सकारात्मक वृद्धि देखी गई है, याद रखिएगा। यानी ये कहा गया है कि लास्ट ईयर की तुलना में 20-21 की तुलना में 21-22 में अगर आप देखेंगे तो बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। तो ये डेटा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब किसके निर्यात में उच्च वृद्धि हुई, आप देखिए, देयर वाज अ हाई ग्रोथ इन पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट, पीओएल, यानी पेट्रोलियम तेल और स्नेहक निर्यात में भी तीव्र वृद्धि हुई है। और इसके अलावा नॉन पीओएल एक्सपोर्ट में भी जो है क्या है, तीव्र वृद्धि हुई है। तो याद रखिएगा यहां पर अब आपसे पूछे कि भारत के मर्केंडाइज एक्सपोर्ट के बारे में, वस्तुओं के व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है, तो आप देखिएगा पीओएल और नॉन पीओएल दोनों, यानी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं होते हैं, दोनों के एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई है। और अब आप देखिए जो पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट का है, यानी जो पेट्रोलियम वस्तुएं होती हैं उनका यहां पर क्या कहा गया है, ये कुल निर्यात का 15% है। तो ये डेटा भी आप याद रखिएगा। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बताने की आवश्यकता नहीं, यहाँ क्या दिया गया है, बिलियन में दिया गया है, डॉलर में दिया गया है, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। क्लियर है, ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस प्रकार के डेटा डॉलर वाले वहां पूछे नहीं जाते हैं। फिर उसके बाद अब यहां पर जो पूछा गया है कि नॉन पीओएल, यानी जो पूछा जा सकता है गैर पीओएल जो निर्यात है, तो उसके बारे में भी कहा है, यानी बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, ठीक है ना। यानी 21-22 में बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। तो परसेंट पे आपको नहीं जाना, बस तेजी के साथ बढ़ा, और क्यों बढ़ा है ये इंपॉर्टेंट होता है। यानी प्रीलिम्स का प्रश्न कि नॉन पीओएल गैर पेट्रोलियम वस्तुओं का निर्यात तेजी के साथ बढ़ा है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, इसको प्रेरणा देने वाले कौन कौन से कारक थे, तो आप देख सकते हैं ये इसलिए बढ़ा बिकॉज ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, बिकॉज ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी, रत्न और आभूषण, और केमिकल्स। तो तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। क्या है, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी एंड केमिकल्स। तो अब अगर आपसे पूछता है गैर पीओएल निर्यात क्यों बढ़ा, बस आप इसको फटाफट दिमाग में रख के लेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइस और जो है बढ़ा, इसके कारण से पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है
यानी वो एक्सपोर्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं। अब आप कहेंगे कि सर भारत तो वैसे कच्चा तेल सब खरीदता ही खाता है, फिर वो एक्सपोर्ट कैसे करता है? वो कच्चा तेल मंगाता है, उसके बाद इसको रिफाइन करके इससे बहुत से प्रोडक्ट बनाता है और उसको बेचता है, याद रखिए। तो यानी यह भी हुआ कि पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात बढ़ा है, याद रखिएगा। और अब देखिएगा, हमने जो एक्सपोर्ट किया, यानी जो हमने मर्केंडाइज एक्सपोर्ट किया, वस्तुओं का व्यापार किया, तो सबसे ज्यादा हमने किसको दिया? यानी संयुक्त अरब अमीरात, याद रखिएगा, सॉरी यूएसए हमारे निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है। ये पीटी का प्रश्न हो गया, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर हम यूएई को भेजते हैं और तीसरे नंबर पर हम चाइना को भेजते हैं। आपने अभी देखा होगा कि हमने यूएई के साथ क्या कर लिया, यानी हमने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, एफटीए कर लिया है, ध्यान रखिएगा। तो क्यों कर लिया है, इस बात का यहां पर उत्तर है, और वह उत्तर क्या है आप देख सकते हैं। एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की दृष्टि से, यानी हमारे निर्यात को खपाने वाले देश की दृष्टि से यूएई सबसे महत्वपूर्ण देश है। यह पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। टॉप 10 एक्सपोर्ट कमोडिटीज आपके सामने है, प्लीज इनको क्रोनोलॉजी बना करके याद कर लीजिएगा। इधर वाला कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूं, यहां पर केवल हमें बस नंबरिंग पढ़ना है। तो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे, ठीक है ना, फिर इसके बाद पर्ल, मोती वगैरह जो कीमती अन्य धातुएं होती हैं, ठीक है ना, दूसरे नंबर पर है ये, ठीक है। नंबर 1 पर पेट्रोलियम है, दूसरे पर पर्ल है और अन्य कीमती धातुएं हैं। तीसरा आयरन एंड स्टील है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, आयरन स्टील है। फिर इसके बाद ड्रग फार्मुलेशन है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, पांचवा गोल्ड एंड अदर जो भी मेटल्स होते हैं। फिर छठा कौन है, ऑर्गेनिक केमिकल्स। आप इंग्लिश में ही इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब ये क्वेश्चन भी आएगा हिंदी और इंग्लिश में तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको पढ़े रहेंगे वहां तुरंत आइडिया लगेगा। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक मशीनरी एंड इक्विपमेंट है। फिर आठवां एल्यूमिनियम प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है ना, एल्यूमिनियम यानी प्रोडक्ट्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया कि यह क्या है, ग्रीन मेटल भी है, ग्रीन मेटल भी है, और आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आयरन और स्टील के बने हुए जो उत्पाद होते हैं, फिर जो मरीन प्रोडक्ट होते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, प्लीज इनको रटिएगा। फिर से एक बात बताऊं, टॉप 10 एक्सपोर्ट कमोडिटीज, तो सबसे पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फिर पर्ल, याद रखें, प्रीसियस सेमी प्रीसियस स्टोन्स यानी जो कीमती और उससे कुछ कम कीमती पत्थर होते हैं। फिर आयरन और स्टील से जो भी हम वस्तु बना रहे हैं, तो ये 10 के 10 आपको नंबर 1 से लेकर नंबर 10 ये क्रोनोलॉजी में लिखे हुए हैं, आप इनको याद करिएगा और इन पर प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन बना करके। एक क्वेश्चन ये हमारे टाइम में तो रेगुलर आता है, इस बीच आ नहीं रहा, बट आप अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखेंगे तो रेगुलर आ रहा था। तो अब हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, याद रखें, ठीक है ना। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहां पर उन्हीं वस्तुओं के बारे में बताया गया है, टॉप 10 मेजर कमोडिटीज ग्रुप्स, यानी ये जो 10 वस्तुएं आपने पीछे पढ़ा है उनके बारे में है कि यह कुल एक्सपोर्ट का 80% इन्हीं से चलता है। यानी ये जो आपने 10 वस्तुएं पढ़ा, तो अगर हम भारत 100 रुपये का कुल निर्यात करता है, 80 रुपये इन्हीं से होता है। ये यहां पर बताया गया, बताने की जरूरत नहीं। फिर बताया गया कि दिसंबर में इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, कोई मतलब नहीं। अब यहां पर एक जो इंजीनियरिंग गुड्स होते हैं वो 26% ऑफ एक्सपोर्ट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। इंजीनियरिंग गुड एक बड़ी वस्तु के रूप में हमारे सामने आए हमारे एक्सपोर्ट में, तो इनके बारे में आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक है रहेगा, ठीक है, सॉरी यहां कहा, ठीक है। अब आते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी, चर्चा में रहता है, इसकी कितनी हिस्सेदारी, 8% एक्सपोर्ट में। तो इस प्रकार की चीजें आपको दिमाग में रखनी। अब इसके बाद देखिए यहां पर एग्रीकल्चर यानी कृषि निर्यात के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं, सब आप दिमाग में रखिएगा। कृषि निर्यात की स्थिति, यानी ये कहा गया है कि कृषि निर्यात में भी वृद्धि हुई, क्या है और क्यों? क्योंकि स्टेपल्स यानी
कृषि का जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, उसकी मांग में वृद्धि हुई है, जिसके कारण से कृषि का निर्यात भी बढ़ा। ये स्टेपल्स शब्द याद रखिए, यानी स्टेपल हम सिंपल है कह सकते हैं कच्चा माल। तो एक चीज तो ये आप याद रखें। और अगर हम वर्तमान वर्ष को देखें तो वह कौन से कृषि उत्पाद हैं, यानी प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद हैं, जिनकी वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है? तो मरीन प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, फिर बफलो मीट यानी भैंस का मांस, फिर चाय, फिर कॉफी, और फिर डेयरी प्रोडक्ट याद रखेगा। तो ये भी आपको प्रीलिम्स में ध्यान में रखना है कि कृषि क्षेत्र में किस क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन हुआ है। तो आपके सामने यानी अर्थव्यवस्था के प्राइमरी सेक्टर में। फिर इसके बाद यहां पर एक बड़ा जो है एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपके और हमारे लिए और फैक्ट भी ये रखा गया है भाई, अगर हम भारत का देखें तो 40% इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, यानी 100 में से 40 जो हम केवल 7 देशों में भेज रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कह रहा है यहाँ एक कॉन्सेप्ट कि भैया आप पढ़िए और निकालिए। ये हमसे कह रहा है कि अपने एस्पिरेंट्स को आप बताइए कि भारत को एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, निर्यात विविधीकरण नीति की जरूरत है। इसका मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। केवल 7 देशों के पास, बाकी आपको पूरे वर्ल्ड में फैलना पड़ेगा। यानी यह कहता है कि भारत की व्यापार नीति में, विदेश व्यापार नीति में नए प्रकार के रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है। अब देखिएगा, टॉप 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, यानी वे कौन से देश हैं जहां पर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टॉप 10। तो आप यहां पर आइए तो आपके सामने देख सकते हैं यूएसए सबसे ज्यादा हम कर रहे हैं, यानी यूएसए भारत का सबसे बड़ा निर्यात केंद्र है। आप देखिए, फिर दूसरा हम कौन कर रहे हैं? यूएई कर रहे हैं, इसको याद रखिएगा। फिर हम तीसरा कौन कर रहे हैं? चाइना कर रहे हैं। फिर हम चौथा कौन कर रहे हैं? बांग्लादेश कर रहे हैं। फिर पांचवा कौन सा कर रहे हैं? हांगकांग कर रहे हैं। छठा कौन सा कर रहे हैं? फिर हम सिंगापुर कर रहे हैं। सातवां कौन सा कर रहे हैं? हम नीदरलैंड कर रहे हैं। आठवां कौन सा कर रहे हैं? हम यूके कर रहे हैं। नौवां कौन सा कर रहे हैं? हम बेल्जियम कर रहे हैं। 10वां कौन सा कर रहे हैं? हम 10वां कौन सा हम कर रहे हैं? जर्मनी कर रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं। तो इसको प्लीज याद रखिएगा। अब मुझे बताइए, क्या इसमें अफ्रीका का कोई देश शामिल है? आप सोचिए, अफ्रीका के देश 50 से ज्यादा देश, कोई सा भी देश यहां पर है। इसका मतलब कि भारत को फोकस अफ्रीका कार्यक्रम, अब देखिए मैंने इसको आईआर मेंस से कनेक्ट कर दिया कि अगर हम 21-22 के इकोनॉमिक सर्वे को देखें और टॉप 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन को देखें, उसमें अफ्रीका के किसी भी देश का नाम नहीं है। तो ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि भारत अपने फोकस अफ्रीका कार्यक्रम में निर्यात डेस्टिनेशन की अवधारणा को आगे बढ़ाए, यानी अफ्रीका को भारत की वस्तुओं के लिए एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने की पहल करे, कोशिश करे। तो आप देखिए, ये पीटी का भी क्वेश्चन हो गया और हम लोगों ने मेंस का भी कॉन्सेप्ट यहां पर सीख लिया। तो पहला पार्ट हो गया बच्चे, यानी एक्सपोर्ट, वस्तुओं का क्या हो गया? निर्यात। अब इसके बाद आता है दूसरी चीज कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी पहलें की गई। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन से, बस आप याद रखें, पहला RODTEP। बस आपको कुछ याद रखना नहीं है, इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं। मैं चाहूं तो इस स्कीम को डिटेल करा सकता हूं, लेकिन मतलब नहीं। रेमिशंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, RODTEP, यानी निर्यात उत्पाद जो भी होंगे उन पर शुल्क और करों की छूट। तो RODTEP, पीटी में इतना ही आएगा। ये क्या है? तो आप लिखिएगा निर्यात को बढ़ावा देने की एक योजना, याद रखिएगा पहला। इसके अलावा दूसरी पहल जो हिंदुस्तान में चल रही वो है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, उनको अब एक्सपोर्ट हब के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसके बाद तीसरा जो हमारे पास सबसे अच्छा है वो क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, PLI, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, जिसको पिछली कक्षा में बहुत अच्छे से मैंने, यानी जो दूसरी क्लास थी उसमें बहुत अच्छे से कराया हूं। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है एग्जिम बैंक में, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हमारा बैंक होता है उसमें कैपिटल का हमने क्या किया? इन्फ्यूजन किया, यानी एग्जिम बैंक में पूंजी डाली गई है। तो इसका मतलब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये काम कर रही है।
और इसके अलावा अगला है, हमने ECGC योजना भी बनाई है एक्सपोर्ट के लिए, जिसका नाम है E फॉर एक्सपोर्ट, C फॉर क्रेडिट, G फॉर गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नाम से स्पष्ट है, एक्सपोर्ट के लिए क्रेडिट देने वाला एक निकाय। तो प्लीज ये 5 योजनाएं आप याद रखिएगा। 2 कारणों से इसको याद रखना। पहला, प्रीलिम्स के लिए कि निर्यात को निम्नलिखित में से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल भारत के द्वारा की गई है या कौन सी पहले की गई है। तो 1 2 3 4, तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा, यानी ये क्वेश्चन के ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, चौथा, पांचवा। 1 सही है, 1 2 3 सही है, 1 2 3 4 5 सही है, याद रखेगा। अब एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में बातचीत की गई है। ये क्या करता है? ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के स्वामित्व में होता है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना क्यों की गई, ठीक है ना? यानी इसकी स्थापना की गई है वाणिज्यिक और राजनीतिक कारणों से। क्या है? वाणिज्यिक और राजनीतिक कारणों से विदेशी खरीदारों के द्वारा गैर भुगतान जोखिमों के खिलाफ निर्यातकों को ऋण बीमा सेवाएं प्रदान करके निर्यात को बढ़ावा देना। मतलब है सिंपल, एक लाइन में यह स्टार्ट किया गया, निर्यातकों को ऋण बीमा सेवाएं प्रदान करना, जिससे निर्यातक क्या करें, यानी फ्री फील करें, उत्पादन करें और निर्यात को बढ़ावा दें। या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है, पीटी के लिए आप याद रखिएगा। अब वो जो स्कीम है RODTEP, उसके बारे में है, स्कीम ऑफ रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, आपको बताने की जरूरत है। यानी ड्यूटी एंड टैक्सेस में कमी की गई है, ये योजना है। बस आपको इतना ही ध्यान रखने की आवश्यकता है, याद रखिए। फिर इसके बाद देखिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक, जो वहां पीछे बताया गया उसी को यहां पर पिक्चर के रूप में, उसमें पूंजी डाली गई है, याद रखिएगा। क्या डाली गई? यानी कि इसमें पूंजी डाली गई, जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की गतिविधियां बेहतर ढंग से चलती रहे। जैसे आप सामान्य बैंक से लेन देन करते हैं, वैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो पूरी की पूरी संकल्पना हो, एग्जिम बैंक संचालित करता है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें इतना ही पढ़ना है और घुसने की जरूरत नहीं है। तो आपने क्या पढ़ा? वस्तुओं का निर्यात, मेरे प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे? यानी वस्तुओं का आयात। यानी अब भाई हम निर्यात करें तो आयात भी तो करते हैं ना। आइए देखते हैं क्या स्थिति है। अब देखिए भाई, आयात भी होगा, चूंकि डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी, पेंडेमिक के बाद बढ़ी, और आयात भी हमारे यहां खूब हुआ, ठीक है ना। अब आप देखें, यानी आयात में वृद्धि हुई, अब आप याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट है, उसका आयात भी बढ़ा, याद रखिएगा। अगर हम कंपेयर करें पिछले वर्ष से, तो उसका भी आयात बड़ी मात्रा में बढ़ा, याद रखिएगा। तो आयात भी बढ़ा। टॉप 10 इंपोर्ट कमोडिटीज कौन है, यही आप पढ़ लेते। तो सबसे ज्यादा ऑब्वियस है, भारत क्या मंगाता है? पेट्रोलियम, और उसमें भी क्रूड ऑयल मंगाता है, क्या कच्चा पेट्रोलियम मंगाता है। फिर दूसरा हम क्या मंगाते हैं? गोल्ड मंगाते हैं। तीसरा क्या मंगाते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, यानी जो। फिर इसके बाद चौथा पर्ल, प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन्स मंगाते हैं। फिर पांचवा कोल, कोक एंड ब्रिक्विट्स इत्यादि मंगाते हैं। तो इनको आप, इनका हिंदी बहुत टफ था। छठा है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान हम मंगाते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स, ये देखिए वेजिटेबल ऑयल। इसीलिए सरकार तिलहन पर बहुत फोकस है कि हम जो वनस्पति तेल खरीदते हैं, उसके कारण हमें बहुत ज़्यादा मुद्रा चुकानी पड़ती है। फिर देखिए ऑर्गेनिक केमिकल्स, फिर देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर, ये सारी चीज़ें। फिर आप देखिए प्लास्टिक रॉ मटेरियल, आप देख सकते हैं। तो इसको प्लीज़ आप याद रख लीजिएगा। इसी प्रकार से टॉप 10 इंपोर्ट, टॉप 10 एक्सपोर्ट, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अब बताने की आवश्यकता नहीं। और यहाँ पर ये कुछ एक फैक्ट है, यानी कि मान लीजिए ऐसा भी प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से किन धातुओं ने आयात में वृद्धि को सर्वाधिक क्या दी, सर्वाधिक ताकत दी या सर्वाधिक योगदान दिया। तो यहां पर ये क्या, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं, फिर जो मोती होता है, कीमती और अर्धकीमती पत्थर होता है, कोयला होता है, कोक होता है, इन्होंने ही क्या किया है, गैर POL, गैर सोने और चांदी के आयात वृद्धि में अधिकतम योगदान दिया। यानी अगर नॉन POL आए, मतलब
पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अलावा, पेट्रोलियम में तो हो ही गया, बताने की जरूरत नहीं, क्रूड ऑयल हम सबसे ज़्यादा। नॉन पीओएल में अगर आप देख सकते हैं, और नॉन गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक सामान की भूमिका सबसे बड़ी रही है किसमें, इंपोर्ट में, याद रखिएगा। आयात हम सबसे ज़्यादा, आप देखिए चीन नंबर 1 पे पहुंच गया, यही सबसे बड़ी समस्या। दूसरा यूएई और तीसरा यूएसए। तो हम देखिए चीन से हम जो निर्यात में है वो निर्यात कम करते हैं, आयात ज़्यादा करते हैं, यानी यहाँ पर चीन मजबूत स्थिति में है। यूएई देखिए हमारा मजबूत भागीदार है आयात और निर्यात दोनों में, इसीलिए इसके साथ भारत ने अभी एफटीए किया है, याद रखेगा। ठीक है, हालांकि इस अवधि में चीन की हिस्सेदारी में गिरावट आई है कुछ, बस इतना याद रखिएगा, डेटा मत पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद यूनियन बजट 2022-23 में भी पहल की गई है जिससे हम भारत के व्यापार को बेहतर करें। तो कस्टम ड्यूटी, जो डायमंड्स, कट डायमंड्स होते हैं, यानी कि डायमंड जो बिल्कुल बना करके आते हैं, उन पर 5% कम किया गया है। खैर ये सब आपसे पूछेगा नहीं, कोई मतलब नहीं, इसको आप पढ़िएगा नहीं। टॉप 10 इंपोर्ट सोर्सेज इन 21-22, यानी हमने आयात सबसे ज्यादा, तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा चाइना से किया, फिर आपने यूएई से किया, फिर आपने यूएसए से किया, फिर आपने देखिए सऊदी अरबिया से किया, फिर आपने इराक, सोचिए आप इराक से, यानी क्रूड ऑयल, और फिर इसके पश्चात आप स्विट्जरलैंड से कर रहे हैं, फिर आप देखिए हांगकांग से कर रहे हैं, फिर इसके बाद आप देखिए इंडोनेशिया से कर रहे हैं, फिर आप देखिए सिंगापुर से कर रहे हैं, फिर आप कहाँ कर रहे हैं, साउथ कोरिया से। अब ये देखिए जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आप कर रहे हैं, तो ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। मेरे मन में एक यहाँ पर एक विकल्प आया है कि अगर हम सरकार को सुझाव दें कि सरकार जो टॉप 10 एक्सपोर्ट कंट्रीज होती हैं, टॉप 10 इंपोर्ट कंट्रीज होती हैं, उनका एक सम्मेलन बुलाएं साल में एक बार, टॉप 10। तो इससे क्या होगा कि एक बेहतर वातावरण बनेगा, मतलब जो है इन कंट्रीज के साथ व्यापार संबंधों में। नोट करिएगा मैंने क्या बोला, टॉप 10 एक्सपोर्ट, टॉप 10 इंपोर्ट कंट्रीज का एक वार्षिक उत्सव, इस प्रकार से हम मना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया, यानी ये पार्ट खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग आगे पहुंचते हैं, यानी फिर से वही बातें जो आपको मैं कहना चाहता हूं, और वो बात क्या है कि इकोनॉमिक सर्वे 21-22 और बजट एनालिसिस 2022-23 मैं और आदरणीय रमेश सिंह सर, यानी 22 फरवरी को 8 बजे शाम को करेंगे अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पे। तो आपके लिए एक बेहतर अवसर, आप यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। अब आइए हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों, हम लोगों ने सीख लिया वस्तुओं का व्यापार, और उसमें हमने आयात पढ़ा, आयात की योजनाएं पढ़ी, निर्यात पढ़ा, और सब कुछ पढ़ा वस्तुओं का। तो आपको पता है वस्तुओं का भी होता है, सेवाओं का भी होता है व्यापार। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेवाओं में व्यापार, और इसमें हम दो चीज देखेंगे, एक्सपोर्ट हमने क्या किया, इंपोर्ट हमने क्या किया। तो ये अच्छा टॉपिक है और आपको अच्छा भी लग रहा होगा, बहुत इजीली यहाँ पर हम करते चले जा रहे हैं। अब सेवाओं का निर्यात, ऑब्वियस है, बताने की जरूरत नहीं कि कोविड में सबसे बड़ा इंपैक्ट सेवा क्षेत्र पर ही रहा है, लेकिन उसके बाद भी अब इसने अच्छा करना शुरू कर दिया है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। बस इतना ही आपको यहाँ पर ध्यान में रखना, बिल्कुल अंदर मत जाएगा। अब आते हैं जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है, इसकी जो पहली छमाही है उसमें कंप्यूटर सेवाओं का निर्यात सबसे बड़ी निर्यात सेवा बना हुआ है, जो कुल सेवाओं के निर्यात का लगभग 49% है। ये हमारे लिए हो गया पीटी का प्रश्न, यानी कंप्यूटर सर्विसेज एक्सपोर्ट, यानी कंप्यूटर से संबंधित जो भी सेवाएं हैं, ठीक है, उसमें हम सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, याद रखिएगा, क्या कर रहे हैं हम, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सेवाओं का निर्यात आप पढ़ रहे हैं तो उसमें कंप्यूटर की सबसे बड़ी भूमिका है, याद रखिए, ठीक है ना। तो हो गया दूसरा, एक्सपोर्ट ऑफ बिजनेस सर्विसेज, यानी जो व्यावसायिक सेवाएं होती हैं, ये जो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र होता है सेवा के निर्यात का, इसमें भी रिकवरी दिखाई दी। और बिजनेस सर्विसेज का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई कंसल्टेंसी आपसे ले रहा है, उसको बोलते हैं बिजनेस सर्विसेज, याद रखिएगा। क्या ले रहा, कंसल्ट, यानी आपने अपना बनाया हो ना कंसल्टेंसी फर्म, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, उनकी कंपनी है। तो इसी प्रकार से यानी बिजनेस सर्विसेज जो लेते हैं, ये सेकंड मेजर सेगमेंट है एक्सपोर्ट का, तो ये भी आप याद रखिएगा।
और यहाँ बताया भी गया कि ये बिजनेस सर्विसेज क्यों हुई, उसका कारण क्या है। ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी जो भी हम प्रोफेशनल सेवाएं देते हैं, मैनेजमेंट की सेवाएं देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, उसके कारण से यह बिजनेस सर्विसेज में वृद्धि हुई। तब आपको क्या मिला पीटी के लिए? क्या इसके पहले आपको पता था कि अगर आपसे पूछता प्रश्न की सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से महत्वपूर्ण योगदान करता है? सबसे पहला कंप्यूटर और दूसरा क्या है? बिजनेस सर्विसेज। तो क्या आप कर पाते? तो सोचिएगा इकोनॉमिक सर्वे की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब देखिए यहाँ कंप्यूटर सर्विसेज का एक्सपोर्ट क्यों बढ़ा, इसका कारण नहीं बताया गया, लेकिन कारण आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कोविड-19 के समय में सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा था, कंप्यूटर के साथ ही पूरी इकोनॉमी, पूरा सोशल सिस्टम चल रहा था। तो ऐसे में इसकी सर्विसेज की मांग होना स्वाभाविक था, याद रखिए। तीसरा है कि जो तीसरा रीजन है, याद रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, यानी जो हम शिप वगैरह के द्वारा, ठीक है ना, परिवहन सेवा प्रदान करते हैं, ठीक है ना, तो इसमें भी वृद्धि हुई है, ये ध्यान रखिएगा, यानी यहां पर भी पॉजिटिव है। तो सेवाओं में कौन कौन सी सेवाएं आपने पढ़ी? पहला कंप्यूटर सर्विसेज, दूसरा बिजनेस सर्विसेज, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। तीनों पॉजिटिव दिए गए हैं, याद रखिएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ये डायग्राम आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, जो पीछे बता दिया गया वो महत्वपूर्ण। मजा आया कि नहीं मजा आया? इतना टफ टॉपिक इजिली आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? यानी इकोनॉमिक सर्वे फॉर प्रीलिम्स, एक एक चीज एकदम क्लीनली बनाया गया है। अब आते हैं सेवाओं का आयात। कहाँ आते हैं? सर्विसेज इंपोर्ट्स, यानी सेवाओं का आयात। तो आप यहां से देखें सेवाओं के आयात में क्या है, तो ऑब्वियस है सेवाओं का आयात भी बढ़ गया है। ये क्यों हुआ है? यानी अब आप देख सकते हैं, या बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल, कंप्यूटर सर्विसेज, जो कि 75% इंपोर्ट की वस्तुएं हैं, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं, यानी जो हमारा सेवाओं का आयात है वो भी बढ़ा है। किन सेवाओं के कारण बढ़ा है? पेमेंट फॉर बिजनेसेस, ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल एंड कंप्यूटर सर्विसेज, इनके कारण, याद रखिए। तो हम अभी इसके बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देयर इज अ सेपरेट चैप्टर ऑन सर्विसेज, यानी कृषि, उद्योग और सेवा। तो ये चैप्टर अलग से हैं, वहां पर हम अलग से इसको पढ़ेंगे, आप बने रहें। अभी आप केवल बस इतना जान लें कि सेवाओं का आयात भी बढ़ा है। और सब आप देखिए, अगर हम 100 सेवाएं मंगाते हैं तो 75% आप देख सकते हैं किसका हिस्सा है। आप देखिए, पेमेंट फॉर बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल, कंप्यूटर सर्विसेज, इसको आप रट लीजिएगा। तो ये हो गया आपका एक बड़ा पोर्शन यहां पर कंप्लीट। अब आते हैं हम डी, करंट अकाउंट बैलेंस, यानी चालू खाता शेष। अब यहां पर आप लोगों को कुछ पढ़ने की जरूरत है भाई। क्या है चालू खाता शेष? तो चालू खाता शेष क्या है? जिस बच्चे को पता होगा कि चालू खाता, ऑब्वियस है उसको थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। तो सबसे पहले चालू खाता हम देख लेते हैं। तो मेरे बच्चों, ये चालू खाता होता क्या? अगर आप देखेंगे चालू खाता क्या होता है, तो ये चालू खाता क्या, ये भुगतान शेष का बैलेंस, आप पेमेंट का भुगतान संतुलन का एक घटक होता है। भुगतान संतुलन का घटक, कंपोनेंट, बैलेंस आप पेमेंट कहेंगे, आप उसका कंपोनेंट होता है चालू खाता। याद रखिएगा क्या होता है चालू खाता। अब इसके बाद आता है कि अगर यहां पढ़ें तो सबसे पहले हम बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी बीओपी क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। यानी बीओपी क्या होता है बच्चे? एक निश्चित समय सीमा के दौरान किसी भी देश के निवासियों के, यानी जो हम लोग हैं रेजिडेंट, नागरिक नहीं, निवासियों के विश्व के साथ हुए, यानी ये इंडिया हो गया और ये वर्ल्ड हो गया, तो यहां के निवासियों के विश्व के साथ हुए मौद्रिक लेन देन, यानी जो हम मुद्रा में लेन देन करते हैं, ठीक है ना, इसके लेखांकन का रिकॉर्ड, याद रखिएगा क्या होता है? क्या होता है? भुगतान शेष होता है। क्या होता है? भुगतान शेष, याद रखिए, भुगतान शेष। तो यहां पर हम यही पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? चालू खाता शेष।
तो अब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। भुगतान शेष यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आप चालू खाता पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हम और बाद में पूंजी खाता भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग समझें कि ये क्या है। भुगतान शेष का अर्थ मैंने बताया, तो भुगतान शेष आपको पता लगा, ठीक है ना। और भुगतान शेष के कंपोनेंट होते हैं कौन कौन से मेरे बच्चों? चालू खाता। फिर कौन सा होता है भुगतान शेष का? चालू खाता के बाद होता है पूंजी खाता। क्या होता है? पूंजी खाता होता है। फिर इसके बाद क्या होता है? एक तीसरा भी खाता होता है जिसे हम वित्तीय खाता बताते हैं। क्या बताते हैं? वित्तीय खाता। हम यही पढ़ने जा रहे हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आप ध्यान करिएगा, खुद भी पीटी का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। बाकी इकोनॉमिक सर्वे में जो आया हुआ वो मैं बताता हूं। तो भुगतान संतुलन एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ एक देश के निवासियों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और संपत्ति के लेन देन का रिकॉर्ड है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें चालू खाता भी होता है, पूंजी खाता भी होता है और वित्तीय खाता भी होता है। आप इसी चालू खाते के बारे में, यानी यहां बताया गया कि भाई हमारा चालू खाता शेष क्या है। तो जब आप चालू खाता समझेंगे तब आप इसको और अच्छे से समझेंगे। यानी वस्तुओं में निर्यात और आयात, सेवाओं में व्यापार और हस्तांतरण भुगतान को रिकॉर्ड करता है। यानी चालू खाता में क्या होता है? वस्तुओं में निर्यात और आयात की स्थिति, सेवाओं में जो हम व्यापार कर रहे हैं और जो हम ट्रांसफर पेमेंट कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड होता है। या यहां पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ठीक है ना। यानी इस खाते में कच्चे माल और निर्मित वस्तुओं के संबंध में किए गए सभी भुगतानों और प्राप्तियों को शामिल किया जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है? यानी यहां पर जो कहा गया वो क्या है? यानी प्रमुखता 3 प्रकार के लेन देन इसके अंतर्गत रहते हैं। पहला आप देख सकते हैं वस्तु और सेवा। पहला क्या होगा? वस्तुओं और सेवाओं का जो आयात निर्यात होता है मेरे प्यारे बच्चों। यानी पहला क्या होता है? ये आपने लिखा माल में और सेवाओं में, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चालू खाता में वस्तुओं और सेवाओं का जो आयात निर्यात होता है वह शामिल होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद हस्तांतरण भुगतान आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है ना। यानी दूसरा इसके अंतर्गत क्या आता है? हस्तांतरण भुगतान। अब इसके 2 पार्ट कर लेते हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। तो हस्तांतरण भुगतान का रिकॉर्ड, यानी पहला हस्तांतरण क्या होगा? कर्मचारियों व विदेशी निवेश से प्राप्त आय। यानी पहले में क्या है? जो कर्मचारी हैं विदेशों में काम कर रहे हैं और विदेशी निवेश जो होता है उससे जो हम इनकम अर्जित करते हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। इसके अलावा विदेशों से जो हमें ग्रांट मिलती है, जो उपहार मिलता है और जो विदेशों में हमारे भारतीय रहते हैं जो रेमिटेंस भेजते हैं, याद रखिएगा वो सब चालू खाता में शामिल किया जाता है। तो इसीलिए चालू खाता शेष क्या है वो हमारे लिए मैटर करता है। चालू खाता शेष हमारे लिए मैटर करता है, याद रखें। तो यहां पर यही कहा गया कि जो चालू खाता शेष है, करंट अकाउंट बैलेंस है, वो क्या हो गया? यानी घाटे में चला गया। ये क्यों था? क्योंकि व्यापारिक घाटा, यानी ध्यान रखिएगा जो वस्तुओं का व्यापार उसका घाटा था। तो ये पीटी का प्रश्न हो गया कि निम्नलिखित में से वर्तमान में चालू खाता घाटे का प्रमुख कारण क्या था? तो आपको पता हो गया ना, वस्तुओं के व्यापार में घाटा, चूंकि लॉकडाउन था और उसके बाद की स्थितियां आपको पता है। तो ये तब आप समझ पाएंगे चालू खाता शेष जब आपको ये पता होगा कि इसमें 3 चीजें शामिल की जाती हैं, जिसको मैंने यहां 2 चीजों में ही रखा है। वस्तुओं और सेवाओं का जो व्यापार किया जाता है और हस्तांतरण भुगतान किया जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है? क्लियर हो गया? यानी पहला वस्तुओं व सेवाओं का आयात और निर्यात, दूसरा कर्मचारियों व विदेशी निवेश से प्राप्त जो भी इनकम एवं खर्च, और तीसरा होता है विदेशों से जो भी हमें ग्रांट मिलता है, अनुदान मिलता है, उपहार मिलता है, या जो वहां से विदेशों से हमारे भारतीय जो विदेशों में रहते हैं जो वो राशि भेजते हैं जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं,
वह चालू खाता में शामिल रहता है। पीटी का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चालू खाता में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है। और फिर कहा गया कि भैया चालू खाता शेष जो है वह समस्या में है। क्या है? चालू खाता शेष समस्या में है, जिसका कारण है उन तीनों में से जो वस्तुओं का व्यापार है, आयात और निर्यात, उसका घाटा है, याद रखिएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, यह यहां पर बताया गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पूंजी खाता, यानी फिर से आ गया पूंजी खाता, वित्तीय खाता। तो पूंजी खाता क्या होता है बच्चे? देश का जो पूंजीगत लेन देन होता है वो सब इसके अंतर्गत रहता है, याद रखिएगा। इसमें पहला, विदेशों में जो हम निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों से ऋण लेते हैं, तो ये होता है, तो याद रखिएगा। अब इसकी क्या स्थिति है ये भी हमें समझना। पूंजी खाता यानी विदेशों से जो हम ऋण लेते हैं, सिंपल सी बात है, पहली चीज होगी। दूसरा, जो हमारे अनिवासी भारतीय हैं वो जो हमारे कारपोरेट शेयर होते हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है, याद रखिएगा। और तीसरा, जो हमारे पास मुद्रा भंडार होता है, याद रखिएगा, वह भी इसके अंतर्गत पूंजी खाते के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पहला क्या होता है, यानी जो हम ऋण लेते हैं सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों से, बट ये विदेशों में जो होते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, कारपोरेट शेयर में जो निवेश किया जाता है गैर निवासियों के द्वारा। और तीसरा होता है देश का जो केंद्रीय बैंक होता है, जो वह विदेशी मुद्रा भंडार रखता है, वो इसके अंतर्गत शामिल होता है पूंजी खाता। तो इसको भी पीटी के लिए जो मैंने बोला अपनी कॉपी में नोट करके 2-3 रीडिंग मान लीजिएगा, तब आप देख सकें। ठीक है, अब आता है कि जो पूंजी प्रवाह है, कैपिटल फ्लो है, वो फाइनेंशियल ईयर 22 के पहले छमाही में 3 गुना बढ़ गया है। किसकी तुलना में? जो फाइनेंशियल ईयर 21 का छमाही था, यानी 21 के प्रारंभिक 6 महीने में जितना था उससे 3 गुना ज्यादा हो गया है कैपिटल इनफ्लो। यानी यहां पर हम अच्छी स्थिति में हैं। ये क्यों हुआ है, इसका रीजन क्या है? यानी अब रीजन वही बच्चा पकड़ पाएगा जो पूंजी खाते के अंदर पता है क्या क्या शामिल किया जाता है, जो मैंने अभी बता दिया। तो अब आप देख सकते क्यों हुआ, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है लगातार, पहला। फिर इसके बाद अब देखिए एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग, यानी कि जो विदेशों से हम ऋण ले रहे हैं, आपको पता है, तो उसके कारण से हुआ। तीसरा बैंकिंग कैपिटल, यानी कि जो हमारी बैंकिंग पूंजी है और जो अन्य पूंजी है उसके कारण से, यानी रेमिटेंस भी जबरदस्त हमें मिल रहा है, आप देख सकते हैं। तो पूंजी खाता, अब आपसे कोई पूछे कि पूंजी खाते की स्थिति क्या है, तो आप बताएंगे बेहतर है, उसके कारण क्या है, तो आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? विदेशी निवेश का निरंतर प्रवाह, ऋणों में वृद्धि, मुख्य रूप से बाहरी वाणिज्यिक उधार हमें मिले हैं, बैंकिंग पूंजी और अन्य पूंजी के कारण, तो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद अब यहां पर आता है, फिर से बताया गया पीटी का फैक्ट भी है कि पूंजी खाते का सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन होता है। तो पूंजी खाते का सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है विदेशी निवेश। क्या आपको पता था? अगर ऐसा प्रश्न पूछता कि लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट कौन होता है, तो होता है एफडीआई, विदेशी निवेश, जिसमें एफडीआई भी होते हैं, और एफपीआई यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी एफडीआई और एफपीआई, इनके बारे में आप जानकारी रखिएगा। अभी हम ये पढ़ रहे हैं, जब इनका नंबर आएगा तब पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना पूंजी खाते के सबसे बड़े घटक ये दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आता है फिर पीटी का कि सबसे ज्यादा एफडीआई अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो कहां आया, तो सबसे ज्यादा एफडीआई आया सेक्टर वाइज, आप देख सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में, याद रखिएगा। तो ये पीटी का क्वेश्चन है। अब इकोनॉमिक सर्वे के पहले क्या ये फैक्ट पता था कि सबसे ज्यादा एफडीआई कहां आया? तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है। और फिर अगला क्वेश्चन है पीटी का कि सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आ रहा है, तो सिंगापुर से आ रहा है,
याद रखिएगा। और दूसरा कहां से आ रहा है, यूएसए से आ रहा है, ये फैक्ट आप दिमाग में रखिएगा। बहुत अच्छा। अब देखिए फिर पीटी का जबरदस्त टॉप इन्वेस्टिंग कंट्रीज एफडीआई आपके सामने, यानी कि एफडीआई कौन कौन ला रहा है, याद रखिएगा। इक्विटी इनफ्लोज, तो थोड़ा एफडीआई को मैं समझा दूं तब ये और अच्छे से समझ पाएंगे, आप सबको पता है, ठीक है ना। यानी एफडीआई क्या होता है, यानी इसमें क्या होता है कि एक देश के निवासी, यानी मान लीजिए कोई अमेरिका का है, ब्रिटेन का, किसी अन्य देश यानी जैसे हिंदुस्तान में किसी कंपनी के उत्पादन, वितरण और अन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एफडीआई है, ध्यान रखिए। और एफपीआई क्या होता है, एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये कहां लगता है, ये कहां लगता है बच्चों, स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में जो है, डिवेंचर्स में, इन सब में इन्वेस्टमेंट करते हैं, याद रखिएगा। एफडीआई में इन्वेस्टर्स को जहां पर भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पर कंट्रोल प्राप्त होता है, एफपीआई में ऐसा नहीं होता है। एफडीआई दीर्घकालिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा होती है इकोनॉमिक्स में, याद रखिए। तो अब यहां पर डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसके बारे में आप गूगल करके पढ़ लीजिएगा डीपीआईआईटी के बारे में। इसी के सोर्स के आधार पर बताया गया है। रैंकिंग नंबर 1 पे सिंगापुर, नंबर 2 यूएसए, नंबर 3 मॉरिशस, नंबर 4 नीदरलैंड, नंबर 5 जापान। अब आप देखिए, तो अब ये आपको याद कर लेना 5 कंट्रीज, और इसके बाद इन्वेस्टमेंट मॉडल जब मेंस के बारे में कुछ भी लिखिए तो ये सारी बातें आपके दिमाग में रहेंगी, तो आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे, याद रखिए, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए एक वर्ड लिखा होगा, ये थोड़ा सा आप समझिएगा, चूंकि पीटी में आपको पता है टर्मिनोलॉजी ही आती है, अगर आपको क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा, एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज। ये इक्विटी शब्द क्या है, याद रखें। यानी अब मैं यहां पर इसको समझाऊं, इसको थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, बट आप प्लीज समझिएगा। एफडीआई के 3 कंपोनेंट होते हैं बच्चे। पहला होता है इक्विटी कैपिटल, यानी क्या होता है, इक्विटी कैपिटल। एफडीआई इन्वेस्टमेंट जो होता है इक्विटी कैपिटल होता है। दूसरा बोलते हैं हिंदी में पुनर्निवेशित आय, पुनर्निवेशित आय। और तीसरा बोलते हैं इंट्रा कंपनी ऋण, इंट्रा यानी कंपनी के अंदर, इंट्रा कंपनी ऋण। तो याद रखिएगा इक्विटी कैपिटल, यहां पर इक्विटी की, एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज, यानी यह विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का एक ऐसा प्रकार है जहां पर इन्वेस्टर्स किसी दूसरे देश, यानी जैसे ब्रिटेन का हिंदुस्तान में क्या करेगा, यानी हमारे यहां कोई फर्म है और उसके शेयर को खरीदेगा, उसे हम बोलते हैं क्या है, एफडीआई का इक्विटी कैपिटल। तो यानी एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज, यानी एफडीआई आई और उसने हमारे यहां किसी फर्म में जो इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है ना, उसके शेयर खरीदे, ऑब्वियस है, शेयर खरीदा तो मैनेजमेंट में आ गया, स्वामित्व में आ गया। तो यहां पर एफडीआई इक्विटी की बातचीत की गई है, याद रखें, ठीक है। तो एक प्रकार से ये होता है। दूसरा क्या होता है, पुनर्निवेशित आय और इंट्रा कंपनी ऋण। यहां पर अगर आप बहुत डीप में ना भी जाएं तो भी चलेगा, बस सिंपल से बता देता हूं, जैसा नाम से स्पष्ट है, पुनर्निवेशित आय, यानी इसमें जो एफडीआई इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी इनकम का वह हिस्सा शामिल होता है, याद रखिएगा, जिसे क्या किया जाता है, यानी किसी को, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी को 100 रुपए की इनकम ज्यादा हो गई, तो अब क्या होना चाहिए कि भाई कंपनी के जो भी भागीदार हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उन सबको आप क्या करिए, लाभांश बांट दीजिए। लेकिन ये लाभांश बांटा नहीं जाता, जब कंपनी को लाभ होता है लाभांश बांटा नहीं जाता, इस पैसे को फिर से निवेश कर दिया जाता है, याद रखिए, ठीक है ना, क्लियर है। यानी जो एफडीआई करने वाला होता है उसको ये लाभांश मिलता नहीं है, याद रखिए। यानी जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको ये मिल नहीं रही है, सहयोगियों द्वारा इस लाभ को फिर से पुनर्निवेशित कर दिया जाता है, याद रखें।
और ये होता है इंट्रा कंपनी यानी कि अल्पकालिक दीर्घकालिक कंपनी के संचालन के लिए जो धन की आवश्यकता पड़ती है। तो एफडीआई के 3 रूप देखिएगा, इक्विटी कैपिटल, पुनर्निवेशित आय और इंट्रा कंपनी। बट हमारा मेन होता है इक्विटी कैपिटल, याद रखिएगा। बस मैंने केवल नाम बता दिया, कभी पूछे तो आप फंसे ना, ठीक है ना। अब आइए आगे बढ़ते, डायग्राम ये मत देखिएगा, ठीक है ना, बस लगाया गया है बट देखना। अब आते हैं एफपीआई पर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, यानी पूरी कहानी आपके सामने क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिएगा क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर कहा गया कि 2021 तक का हमारे पास डेटा है, इसमें उतार चढ़ाव बना ही रहता है, हमेशा बना रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए कभी भी, यानी अगर अमेरिका का बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करे तो भी एफपीआई पर असर पड़ता है। अगर ग्लोबल एनर्जी कीमतों में वृद्धि होती है तब भी, कोविड-19 का नया वेरिएंट आने वाला है तो भी होता है, ठीक है ना। तो एफपीआई पर हमेशा उतार चढ़ाव बना ही रहता है, इसीलिए इकोनॉमी का ये बेस नहीं माना जाता है, ये आप याद रखिएगा, बहुत मजबूत बेस नहीं माना जाता है। बट यहाँ पर एक चीज आप लोग को ध्यान में रखना है, आपको कंपेयर करना है एफपीआई और एफडीआई के बीच में। ये मेरी तरफ से आप मानिए होमवर्क भी है, मैं हल्का फुल्का बता रहा हूँ। एफपीआई और एफडीआई, यानी एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। एफडीआई विदेशी निवेशकों द्वारा किसी दूसरे देश में स्थित किसी कंपनी या उद्यम में निवेश करने की प्रक्रिया को हम एफडीआई कहते हैं। और एफपीआई क्या कहते हैं, इसमें भी निवेशक अंतर्राष्ट्रीय ही होता है, यानी एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स क्या करता है, किसी अन्य देश के, यानी जैसे हिंदुस्तान, यानी अमेरिका का है तो हिंदुस्तान, हमारे यहाँ वो निष्क्रिय होल्डिंग में निवेश करता है। अब यहाँ बड़ा अच्छा वर्ड है निष्क्रिय होल्डिंग, जिसमें उसे होल्डिंग प्राप्त नहीं होती, यानी उसे एफडीआई क्या है, सक्रिय होल्डिंग, यानी उसमें स्वामित्व भी मिलता है, मैनेजमेंट भी मिलता है। लेकिन ये क्या है, निष्क्रिय होल्डिंग। अब ऐसे शब्द अगर आएंगे, पैसिव होल्डिंग, तो ये क्या है, यानी निष्क्रिय होल्डिंग में निवेश करता है, ये इंपॉर्टेंट है। निष्क्रिय होल्डिंग का मतलब होता है वित्तीय परिसंपत्तियों, शेयर में, डिवेंचर में, इन सब में इन्वेस्टमेंट करता है, इसे हम एफपीआई कहते हैं, जहां पर उसे होल्डिंग प्राप्त नहीं होती है। तो इसीलिए कहा जाता है जो एफडीआई होता है ये सक्रिय इन्वेस्टर्स होता है, और जो एफपीआई होता है ये निष्क्रिय पैसिव इन्वेस्टर्स होता है। एक्टिव और पैसिव, ये एक्टिव क्यों है, क्योंकि ये किसी फर्म में कर रहा है और उसको स्वामित्व मिल रहा है। तो एक्टिव मतलब भाई लगातार वो उसके प्रबंधन में, उसके विकास में अपनी भूमिका निभाएगा। एफपीआई वाला क्या, पैसिव है, लगाया है, थोड़ा सा भी मार्केट में उतार चढ़ा हुआ आपके यहां से निकाल के अमेरिका में लगा देगा, याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें ठीक होती है। अब इसीलिए उसके बाद अगली चीज क्या, एफडीआई में कंट्रोल बहुत अधिक होता है, एफपीआई में कोई कंट्रोल ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। एफडीआई दीर्घ अवधि के लिए होता है, एफपीआई लघु अवधि के लिए होता है। तो बस ये आप ध्यान रखें, ठीक है ना, क्लियर है। आप इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। अब अगला पहुंचते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट और विदेशी मुद्रा भंडार। तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, बट एक बार फिर से देख सकते हैं। तो भारत का चालू खाता शेष घाटे में चला गया, और हमने पढ़ा भी क्यों चला गया। अब देखिए कितना बढ़िया है, इंडियाज करंट अकाउंट बैलेंस स्विच्ड इनटू अ डेफिसिट इन फाइनेंशियल ईयर 2022 का पहला 6 महीना, याद रखें। लेकिन जो चालू खाता घाटा था उसको पूरा किया, क्या किया गया, पूंजी, यानी मजबूत पूंजी प्रवाह के द्वारा, ठीक है ना। तो यानी कि ध्यान रखिएगा, चालू खाते का घाटा हमारे यहां था, लेकिन पूंजी प्रवाह अच्छा हुआ। उसका परिणाम क्या हुआ कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सरप्लस में है। यानी अब अगर कोई आपसे पूछे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हिंदुस्तान में कैसा है, तो आप क्या बोलेंगे, वो सरप्लस में है, वो प्लस में है। क्यों, चालू खाते घाटा था, लेकिन पूंजी खाते, याद रखिएगा, पूंजी खाते की मजबूती ने चालू खाते घाटे को बैलेंस कर दिया है। तो इसका मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे यहाँ बैलेंस है, यानी संतुलित है, बट चालू खाते का घाटा है। क्यों है, पीछे मैंने बताया, एक दो बार आप लेक्चर को सुनिएगा, बहुत मजा आएगा आपको, याद रखिएगा।
तो एक फैक्ट यहां पर ये हो गया। इसके बारे में बहुत कुछ विस्तार से आपको बताने की मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता है, आप आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में भारी वृद्धि, तो ये तो हम लोग पीछे ही पढ़ लिए, बताने की जरूरत नहीं, बट यहां पर एक पीटी का फैक्ट आ गया है कि नवंबर 2021 के अंत तक, जब तक इस इकोनॉमिक सर्वे में डेटा लिया गया, भारत नंबर 1 पे चीन है, नंबर 2 पे जापान है, नंबर 3 पे स्विट्जरलैंड है, उसके बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक था। तो इसको आप पढ़िएगा, ये हम लोगों ने पीछे कर लिया है, बताने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं विनिमय दर में संचलन, मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट। क्या है एक्सचेंज रेट? विनिमय। अब एक्सचेंज रेट क्या होता है, यानी मुद्रा विनिमय का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है घरेलू मुद्रा में के रूप में, घरेलू मुद्रा की तुलना में विदेशी मुद्रा की कीमत, बस इतना याद रखिएगा, बस घरेलू मुद्रा की कीमत, यानी हमारे घरेलू विदेशी मुद्रा की कीमत, यानी हमारा जो रुपया है, ठीक है ना, हमारा जो रुपया है इसकी तुलना में आज डॉलर की कीमत क्या है। तो ये चीज है, यानी विनिमय दर को निर्धारित करने वाली चीज, इसको आप ध्यान रखें। यानी घरेलू मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत क्या है? एक इकाई की कीमत, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर हमें $1 प्राप्त करना है और उसके लिए 70 या 75 रुपए हमें प्रदान करने हैं, तो इसका मतलब है कि विनिमय दर क्या हुई? 75 रुपए प्रति डॉलर, भारत की मुद्रा 75 रुपए प्रति डॉलर। सिंपल सी बात है, बताने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। और ये डिमांड और सप्लाई से चलता है विनिमय दर। जिन मुद्राओं की मांग ज्यादा, ऑब्वियस है उनका रेट ज्यादा हो जाएगा, तो ये आप यहां पर ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आते हैं, कुछ बातें पढ़ रहे हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में इतने % की गिरावट आई। अब आप देखिए क्या है, यानी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में गिरावट आई है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भाई अगर रुपए के मूल्य में गिरावट आई है तो इसका कारण क्या रहा? अब ये कारण आपको, हाल हम लोगों ने हिंदू वगैरह में बहुत कुछ किया, ठीक है ना, तो इसका कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण आप लोग खुद भी बता सकते हैं कि क्या है? कच्चे तेल का बढ़ता दाम। अब भारत को सारा कच्चा तेल मंगाना ही पड़ता है, कच्चे तेल का बढ़ता दाम। तो पहला रीजन तो आप हमेशा याद रखिएगा, भारत कच्चे तेल का सबसे बड़ा इंपोर्टर, आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और अब आप समझिए, तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही है, याद रखें, ठीक है ना। दूसरा रीजन क्या है? निर्यात के मुकाबले आयात का बढ़ना, जो अभी भी आपने पढ़ा। निर्यात तो हम कर रहे हैं लेकिन हम आयात ज्यादा कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है जब हम आयात ज्यादा करेंगे तो हमें भुगतान करना पड़ेगा ना, तो ऑब्वियस है इसके कारण भी क्या होता है? रुपए की कमजोरी हो जाती है, याद रखिए, ठीक है बच्चे। फिर इसके बाद कुछ अन्य फैक्टर्स भी होते हैं जो छोटे मोटे, जैसे अमेरिकी बॉन्ड वगैरह हो गए। तो अमेरिका में जो बॉन्ड होते हैं, अगर उसका रेट गिरता है तो उसके कारण भी भारतीय रुपया कमजोर पड़ जाता है, याद रखिए। क्यों भाई? भारतीय स्टॉक मार्केट पर अमेरिकी बाजार का असर है, तो ऐसे में अमेरिका में जो भी गतिविधि होगी उसका हिंदुस्तान पर भी क्या होता है, यानी फर्क पड़ता है। इसके अलावा चौथा रीजन होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जो विदेशी निवेशक होते हैं, वो बेचारे डर जाते हैं, ठीक है ना। और वो क्या करते हैं, यानी उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, खासकर, ठीक है ना, जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो अपना इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, यानी रोकने लग जाते हैं, या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा निकालने लग जाते हैं। तो इससे मार्केट में अफरा तफरी बनती है और इससे भारत का जो रुपया है कमजोर होता है। और ये इंपॉर्टेंट है। और अगर यह स्थिति बढ़ती चली गई, यानी रुपया कमजोर होता चला गया, तो इसका भारतीय बाजार और कंपनियों पर, यह भी पीटी का क्वेश्चन है कि अगर रुपया कमजोर हो गया तो भारतीय बाजार और कंपनियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो ऐसे में कमजोर रुपया होगा तो भैया आपको पता है
कि जो हमारी कंपनियां हैं फॉरेन करेंसी में ऋण ले चुकी हैं वो और कमजोर हो जाएंगी, उन्हें और कर्ज लेना पड़ेगा और ऐसे में बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी, वो कंपनियां फ्लॉप हो जाएंगी, डूब जाएंगी। इसके अलावा आयात की कीमत भी बढ़ेगी जिससे जो आयातक होते हैं उनको नुकसान होगा। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीजें हैं, तो आपको इस हिसाब से देखने की आवश्यकता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अच्छा है ये, आप इसको बढ़िएगा। फिर इसके बाद कहा गया रुपए का मूल्यह्रास अपने उभरते बाजार हालांकि ये कहा गया कि जो रुपए के मूल्य में गिरावट है वो उभरती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी तुलना में कम है, फिर भी है तो है ये। ठीक है, तो ये बात यहां पर कही गई है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिए एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन मुद्रा का कॉन्सेप्ट रखा गया है, तो हमें यहां पर पीटी के लिए पढ़ना है भारतीय रुपए का, यानी यहां बताया भी गया है डेप्रिसिएशन वर्सेस एप्रिसिएशन। क्या है डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया मुद्रा का मूल्यह्रास। क्या है मुद्रा का मूल्यह्रास, अब ये भी पीटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और एप्रिसिएशन का मतलब हो गया इसी का विपरीत। क्या है इसी का विपरीत, यानी कि मुद्रा में वृद्धि। क्या है मुद्रा के मूल्य में वृद्धि। तो अब आप यहां पर देखें डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मुद्रा का मूल्यह्रास हो रहा है, चर्चा हो रही थी, इससे क्वेश्चन पूछेगा। इसका मतलब क्या होता है कि जब आपकी वैल्यू ऑफ करेंसी में गिरावट हो जाए, मतलब रुपया जो है और कमजोर हो जाए पहले की तुलना में, याद रखिएगा। जैसे यूएस डॉलर 1 आज 80 रुपए के बराबर है और फिर इसके बाद अगर वो 86 रुपए का हो जाए, इसका मतलब होता है कि यानी भारत का रुपया डॉलर की तुलना में कमजोर हो गया, यानी भारतीय रुपए का मूल्यह्रास हो चुका है। यानी हमें ज्यादा रुपया रखना पड़ेगा अगर हम डॉलर परचेज करना चाहते हैं तो। और इसका इंपैक्ट क्या होता है, ये हमारे एक्सपोर्ट एक्टिविटी को क्या करता है, यानी यानी क्या करता है, उसको प्रभावित करता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया बच्चा? ठीक है, तो अब ये कुछ देश क्या करते हैं, यानी चालाकी से इसका इस्तेमाल करते हैं, खासकर चाइना करता है इसका इस्तेमाल, कभी कभी भारत वगैरह ने भी किया। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे उनको सहूलियत मिलती है कंट्री के एक्सपोर्ट एक्टिविटी में, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि उनके जो भी उत्पाद होते हैं, जो सेवाएं होती हैं, वो खरीदने की दृष्टि से सस्ती हो जाती हैं, तो लोग खरीदते हैं। इसलिए भी कभी कभी इसको एक टूल्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। तो ये तो होता प्लान के साथ जो किया जाए, इसलिए इसको आप यहां पर अलग रखिएगा। यानी जब प्लान के साथ, जैसे चाइना क्या करता है, मुद्रा का मूल्य गिरा देता है, तो इससे उसका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, चूंकि वो एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये हम अभी यहां तक केवल इंडिया के परिप्रेक्ष्य में जो बातें मैंने बताई वो आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद करेंसी का एप्रिसिएशन, यानी करेंसी के मूल्य में वृद्धि। इसका मतलब होता है इंक्रीज हो रहा है वैल्यू ऑफ करेंसी में। इसका मीन्स है रुपया ज्यादा स्ट्रांगर हो गया है पहले की तुलना में। ये क्या करता है, ये किसी देश के निर्यात को डिस्करेज करता है, याद रखिएगा, क्योंकि उससे वह दूसरों के लिए खरीदना कठिन हो जाता है, क्योंकि आपकी मुद्रा की कीमत बढ़ गई तो उसको ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ये भी आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और विनिमय दर आप डिटेल भी कर लीजिएगा इसी के साथ, यानी जो आपको पढ़ना है विनिमय दर आप विस्तार से पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? क्या है विनिमय दर आपको पढ़ना है बहुत बहुत अच्छे से, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन आपसे, यानी ये वाला जो पार्ट है, मैं क्या खोज रहा हूँ, हाँ ये वाला जो पार्ट है इसको आप कर लीजिएगा। क्या है विनिमय दर, ठीक है। मूवमेंट, यानी इसका कुछ बेस वगैरह और भी होता हो, जैसे हम क्या पढ़ते हैं नियर और रियर वगैरह, ये आप कर लीजिएगा, क्योंकि सिंपल है, आपको हर जगह मिल जाएंगे।
अब आता है एक्सटर्नल डेब्ट यानी विदेशी कर्ज। तो हमारे ऊपर विदेशी कर्ज क्या है, आप देख सकते हैं, यानी बढ़ा है, विदेशी कर्ज बढ़ा है और अमेरिकी डॉलर में सबसे ज़्यादा विदेशी ऋण भारत के ऊपर है। ऑब्वियस है, बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद भारतीय रुपए में हमारे पास ऋण है, तो अमेरिकी डॉलर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, विदेशी कर्ज हमारे ऊपर है, बट बहुत ज़्यादा इसके अंदर घुसना नहीं है, आपको पहले से ही पता है। यानी हमारी जीडीपी पर विदेशी कर्ज है, तो ये पीटी का एक फैक्ट है कि व्हाट इज डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। तो ऋण से जीडीपी अनुपात किसी देश के ऋण और उसके सकल घरेलू उत्पाद के बीच का अनुपात है, यानी हमारी जीडीपी जितनी है उस पर कितना ऋण है, ठीक है ना। जैसे हम लोग किसी से ऋण लें तो हमारी कमाई पर कितना ऋण है, वैसे ही जीडीपी पर कितना ऋण है, ये है, याद रखेगा। यह अगर अच्छा होता है तो यह बताता है कि अमुक देश एक्स देश अपने भुगतान का यानी अपने कर्ज का भुगतान करने में सक्षम है। बट अगर ये बहुत ज्यादा होता है तो इसका मतलब होता है कि वो अपना भुगतान करने में सक्षम नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि लो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है, यानी कम ऋण जीडीपी अनुपात है, तो यह हेल्दी इकोनॉमी का क्या है, आधार है, याद रखेगा। तो ये महत्वपूर्ण है आपका जीडीपी रेशियो। फिर इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट यहां आया, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, यानी जीडीपी में टैक्स की कितनी भागीदारी, ठीक है ना। अगर ये मजबूत होता है, यानी इसका मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में हम कितना कर इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर जीडीपी टैक्स रेशियो अच्छा होता है तो इसका मतलब सरकार के पास रेवेन्यू है और वो बहुत बेहतर ढंग से इकोनॉमी को आगे ले जाएगा। बट यहां बताया गया है कि अगर हम जीडीपी में सेंट्रल टैक्स जो केंद्रीय कर होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, उनका हिस्सा देखें तो फाइनेंशियल ईयर 20 में वह 10 वर्षों में सबसे कम पर था, 9.88%। ऑब्वियस कोविड का काल था तो कम रहेगा ही रहेगा, याद रखिएगा। और 2016 का इकोनॉमिक सर्वे का जिक्र करते हुए कहा गया है कि भारत का टैक्स जीडीपी रेशियो 16.6% है। क्या है, 16.6% है, जो इमर्जिंग इकोनॉमी के औसत 21% से बहुत कम है, याद रखिएगा। भारत की आबादी का केवल 1% ही आयकर का भुगतान करती है। भारत का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का अनुपात, बहुत अच्छे फैक्ट है, 35 to 65% है, याद रखिए। यानी प्रत्यक्ष कर हमें मिलता है 35% और अप्रत्यक्ष कर मिलता है 65%। इसका मतलब है, आप देख सकते हैं आयकर वगैरह की क्या स्थिति है, इस पर आप विचार करें। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो 2 फैक्ट हो गए। अब अंत में आता है प्राइवेट ट्रांसफर, निजी हस्तांतरण, बताने की आवश्यकता नहीं, यानी जो हमें विदेशों से एनआरआईज के द्वारा जो पैसा मिलता है। तो 2008 के बाद से 2021 तक दुनिया में सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश भारत बना हुआ, यह पीटी का फैक्ट याद रखिएगा। यानी हमारे जो भारतीय हैं विदेशों में रह रहे हैं, जो वो धन हमें प्रदान कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो बस इतना आपको यहां पर पढ़ने की जरूरत है। बिजनेस स्टैंडर्ड, इंडिया रिसीव्ड एट $87 बिलियन इन रेमिटेंस इन 2021, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। तो ये हो गया आपका रेमिटेंस, यानी सबसे ज्यादा हमारे पास है, सबसे ज्यादा। अब इसको भी याद करिए पीटी के लिए, सबसे ज्यादा इंडिया पाता है, फिर चाइना पाता है, फिर मैक्सिको। चाइना और मैक्सिको इक्वल है, ये भी एक पीटी के लिए पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से देश रेमिटेंस के इनफ्लो में बराबर है। फिलीपींस, फिर इजिप्ट, फिर पाकिस्तान, फिर फ्रांस। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। ये प्रीलिम्स का आपका टॉपिक हो गया। और 22 फरवरी रात को 8 बजे इकोनॉमिक सर्वे और बजट पर आदरणीय रमेश सिंह सर का एक्सपीरियंस आपको जानने को मिलेगा। और चूंकि मैं इकोनॉमिक सर्वे बजट ये सब कराता ही रहता हूं, तो बहुत अच्छी चर्चा हम लोगों की होगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच। और अब लगातार ये क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, आप इन्हें देखते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, लेट्स क्रैक, गॉड ब्लेस एवरीवन। थैंक यू सो मच।